यूरोपियंस ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कॉलोनाइज किया है और बहुत कमाल की बात है। आज से अगर आप 600 साल पहले जाओ तो यूरोप के लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे आज यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना ये सब है, उनको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। उनको समय ये लगता था कि अगर वो यूरोप से वेस्ट जाएंगे फिर अटलांटिक ओशन आएगा, अटलांटिक ओशन में वेस्ट जाते रहे तो एक पॉइंट पे जाके समुंदर से नीचे गिर जाएंगे। जब ये सारे यूरोपियंस इस सोच में रहते थे कि दुनिया ख़त्म हो जाती है अटलांटिक ओशन के वेस्ट में, उस ज़माने में साउथ अमेरिका में एक बहुत विशाल, बहुत महान एम्पायर हुआ करता था। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि इसमें प्रेजेंट डे के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, चिले, कोलंबिया और अर्जेंटीना के कुछ हिस्से आते थे। इसमें कुल 60 लाख से लेके 1.2 करोड़ तक की आबादी थी, जिसमें लोग 30 से ज़्यादा भाषा बोलते थे। बहुत ही डेवलप्ड एम्पायर था। पर इसमें कुछ ऐसी कमियां थीं जिन कमियों का स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने फ़ायदा उठाया और इसीलिए शायद 200 से कम स्पेनिश फाइटर्स ने, एग्जैक्टली कहूँ तो 168 स्पेनिश फाइटर्स ने इस महान एम्पायर को ख़त्म कर दिया। कैसे इस कंटिंजेंट ने एक ऐसे साम्राज्य के राजा को पकड़ लिया जहाँ पे उसके सामने उसी के पास हज़ारों की सेना थी, ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब अगर आज की बात करें तो हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान है। आप इंटरनेट पे जाइए, जो सवाल आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। पर इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, अगर आप सच में इसके बारे में सोचें तो जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों के बारे में हमको कितना ज्ञान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बिना माचिस के, बिना किसी इक्विपमेंट को यूज़ किए आग जलानी है तो आप जला सकते हो। अगर हमको किसी टापू पे या जंगल में छोड़ दिया जाए और हमसे कहा जाए कि हमको अपने वेपन्स बनाने हैं, अपने लिए शेल्टर बनाना है, तो इस सब के बारे में हम कितना जानते हैं। मैंने रिसेंटली एक बुक देखी, उस बुक का नाम है द बुक। और मैं समझता हूँ कि किसी इंसान को सर्वाइवल से लेके एक सभ्यता बनाने तक जितनी भी नॉलेज चाहिए, वो सारा ज्ञान जो है वो इस किताब में है। आप इस बुक के कवर को देखिए, ये ऐसा कवर है कि अगर आपने इसको किसी बुक स्टोर में देखा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस बुक को हाथ में ना लें और इसको खोल के ना देखें। और जब आपने इसको खोला तो इसके पेजेस आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी सुंदर ड्राइंग्स हैं। इस किताब के हर पन्ने पे बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स हैं। तो अगर आप एक टेक्निकल इंसान हैं तो आप इन ड्राइंग्स की डिटेलिंग को देख के बहुत इंप्रेस हो गए। और अगर आप एक जनरल रीडर हैं या फिर आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये ड्राइंग्स बहुत खूबसूरत लगेंगी। अब जैसा आप जानते हैं कि मैं मिलिट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो अक्सर मैं एंशिएंट वेपन्स के बारे में बात करता हूँ। तो इस बुक का जब मैंने मिलिट्री वाला चैप्टर खोला तो उसमें एज्ड वेपन्स, चेन मेल और आर्मर की इतनी सुंदर ड्राइंग्स थी कि मंत्रमुग्ध हो गया मैं। ओवरऑल ये किताब काफ़ी अच्छी है। आप इसको अपने घर पर रख सकते हैं, आपके अलावा बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, या किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक के पब्लिशर ने जिज्ञासियम की ऑडियंस के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके इस बुक को खरीदने जाते हैं तो खरीदने के बिल्कुल पहले प्रोमो कोड में आप जिज्ञासियम टाइप करिए, तो चेकआउट करते समय आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कहानी शुरू होती है साल 1527 से। इस समय जहाँ पे आज साउथ अमेरिका के बहुत अलग अलग देश हैं, वहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था। इसका नाम इंका एम्पायर था। ये एक बहुत ही विशाल एम्पायर था। प्रेजेंट डे के कोलंबिया से लेके ये चिले तक फैला हुआ था। पर साल 1527 में हमारी कहानी शुरू क्यों होती है? क्योंकि इस साल इंका एम्परर की मौत हो गई और उनकी मौत के कुछ ही समय के बाद उनका जो युवराज था उसकी भी मौत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में उनके साम्राज्य में अब ये केओस हो गया, ये कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। और इसी की वजह से एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब इसमें दो गद्दी के दावेदार सामने आ रहे थे। एक का नाम था हुअस्कर, जो कि इंका एम्पायर का साउथ का जो रीजन था उस पर डोमिनेट कर रहा था, और दूसरे का नाम था आताहुअल्पा, जो कि एम्पायर के नॉर्दर्न हिस्से पे डोमिनेट करता था। और आर्मी के 3 जनरल थे जो बहुत वफादार थे आताहुअल्पा के। इनमें जो स्ट्रगल हुआ, अल्टीमेटली इसमें आताहुअल्पा की जीत हुई और उसने अपने ही भाई हुअस्कर को कैप्चर करवा दिया। यहाँ पे एंट्री होती है फ्रांसिस्को पिज़ारो की। ये एक स्पेनिश एक्सप्लोरर और कॉन्क्वेस्टिडोर था। ये नाम हम उन यूरोपियंस, स्पेशली स्पेनिश लोगों को देते हैं जो कि साउथ अमेरिका के आइलैंड्स पे तब आए थे जब यूरोपियंस को पता भी नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा, इतनी सारी ज़मीन पड़ी हुई है। फ्रांसिस्को पिज़ारो एक एक्सप्लोरर होने के साथ साथ एक सोल्जर भी था और उसका एक कजिन था जिसका नाम था फर्नांडो कोर्टेज। इसी कोर्टेज ने
एज़टेक एम्पायर के राजा को पकड़ा था और उसकी वजह से एज़टेक एम्पायर के ऊपर स्पेनिश लोगों का कंट्रोल आ गया था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फर्नांडो कोर्टेस की स्पेनिश दरबार में खास करके स्पेनिश राजा की नज़र में बहुत हीरो वाली इमेज थी। और फ्रांसिस्को पिज़ारो उतने फेमस नहीं थे और उतने रिच भी नहीं थे, पर उनके पास ठीक ठाक पैसा था और वो इस समय साउथ अमेरिका में ही थे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पिज़ारो को अपने कजिन को लेके कुछ स्पर्धा, कुछ कंपटीशन की भावना थी और उनको ऐसा लगता था कि अभी और भी बहुत सारा एरिया साउथ अमेरिका का ऐसा है जहाँ पे स्पेनिश लोग अपना झंडा लहरा सकते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने किसी तरह जुगाड़ लगा के शायद से अपने कजिन से बोल के राजा से इस बात की परमिशन ले ली कि फ्रांसिस्को पिज़ारो कुछ लोगों को लेके जाएंगे और साउथ अमेरिका के उन जगहों को कैप्चर करेंगे जो कि अभी तक स्पेनिश लोगों के पास नहीं थी। अब स्पेनिश राजा उस समय थे किंग चार्ल्स द फर्स्ट। उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो कोई इसमें कुछ खास रिस्क नहीं था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एज़टेक एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब बहुत थोड़े संसाधन दे के ही वो फ्रांसिस्को पिज़ारो को अगर भेज देते तो उनको बहुत सस्ते में उनका काम निपट जाता। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट था ये। अब साल 1525 से लेके 1530 के बीच में 3 बार फ्रांसिस्को पिज़ारो पैसिफिक कोस्ट से होते हुए साउथ अमेरिका के नीचे वाले एरियाज में आए थे। जब वो सेकेंड टाइम आए तो वो इनका एम्पायर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले थे और जब वो थर्ड टाइम आए तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो काहा मार्का नाम की एक जगह पे जाएंगे जो कि इनका एम्पायर की एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी और वहाँ पे उन्होंने सुना था कि बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत बहुत कुछ है छीनने लायक, कैप्चर करने लायक। तो वहाँ जाने का उन्होंने प्लान बनाया। अब इत्तेफाक की बात है कि उस समय इनका एम्परर आताहुअल्पा भी काहा मार्का में थे। उसका कारण ये था कि वो वहाँ पे अपने भाई हुअस्कर का वेट कर रहे थे, वही भाई जिसके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसको कैप्चर कर लिया गया था। उस भाई को अब बंदी बना लिया गया था, तो उस बंदी का इंतजार यहाँ पे काहा मार्का में एम्परर कर रहे थे। तो जब एम्परर को बताया गया कि कुछ बाहर से कुछ फॉरेनर्स आए हैं जो दिखने में बहुत अजीब लगते हैं, अजीब से कपड़े पहने उन्होंने, बात अजीब सी करते हैं, वो लोग काहा मार्का में आने वाले हैं, तो पहले तो एम्परर को एक बार लगा कि ये इनके इरादे क्या हो सकते हैं। पर आप अपने आप को एम्परर की जगह पर रख के देखिए, उस समय उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो वो शायद से सिक्योर फील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे मिलेंगे। हुआ ये कि 15 नवंबर फ्रांसिस्को पिज़ारो अपने साथ जो कंटिंजेंट लेके आए थे उसमें 168 लोग थे, इन सारे लोगों को लेके काहा मार्का में पहुंच गए और वहां पहुंच के अब पिज़ारो ने अपने एक मैसेंजर को भेजा कि जाके एम्परर से बात करिए और उनसे बोलिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनके दोस्त हैं और हम अपने एम्पायर के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ आपसे सुनेंगे, एक दोस्ती का माहौल क्रिएट होगा। ये मैसेंजर जब एम्परर से मिलने के लिए आया तो कहा जाता है कि ये घोड़े पे बैठ के आया था और बहुत कमाल की बात है, उस समय इनका एम्पायर ने घोड़े नहीं देखे थे। ये मैसेंजर आताहुअल्पा को डराने के लिए बहुत तेजी से उसके सामने राइड करके आया और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने अपने घोड़े को रोका। तो अब क्योंकि इतने तेजी से घोड़े पे आदमी आ रहा है, घोड़ा बहुत बड़ा जानवर होता है, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने रोका तो जो एम्परर के पीछे जो 2 बंदे खड़े थे वो डर गए और वो पीछे हट गए। पर एम्परर ने अपनी पलक भी नहीं झपकाई क्योंकि वो उस मैसेंजर को ये कन्वे नहीं करना चाहते थे कि हम डर गए। पर यहाँ पे हल्की फुल्की बात हुई और ये डिसाइड हो गया कि चलिए कल एम्परर अब फ्रांसिस्को पिज़ारो और बाकी लोगों से मिलेंगे। अब ये बात सही थी कि गलत थी ये तो नहीं कह सकते, पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्यों आताहुअल्पा उनसे मिलने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि उनको जैसे मैंने कहा लग रहा था कि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है तो उनको कुछ कर तो नहीं सकते लोग। अब अगले दिन जहाँ पे मुलाकात होने वाली थी वो काहा मार्का का एक स्क्वायर टाइप की जगह थी, आप कह सकते हैं कि एक चौराहा था, तो चारों तरफ उसके बिल्डिंग्स थी और बीच में एक बहुत खाली स्पेस था, वहाँ वो लोग मुलाकात करने वाले थे। इस मीटिंग के पहले ही फ्रांसिस्को पिज़ारो ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने क्या किया, जो आसपास की छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स के अंदर उन्होंने अपने राइडर्स को डाल दिया, यानी थोड़ी बहुत जो कैवलरी थी बिल्डिंग के अंदर छुपा दिया और बिल्डिंग्स के ऊपर वो 4 छोटी छोटी तोपें लेके आए थे, कैनन्स, उनको उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब वो राजा का वेट कर रहे थे। ये तारीख है 16 नवंबर 1532। राजा जब तक इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए तब लेट आफ्टरनून, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और यहाँ पे एक बहुत अजीब सा नज़ारा क्रिएट हुआ। फ्रांसिस्को पिज़ारो ने अपने एक व्यक्ति को बोला कि जाके राजा के पास जाओ और बाइबल उनको दिखाओ, जो अपनी जो होली किताब है क्रिश्चियनिटी की, वो राजा को दिखाओ और उनसे इसके बारे में बात करो। अब प्रसंग ये है कि
राजा ने जब वो किताब अपने हाथ में ली तो क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली इसका करना क्या है। तो उन्होंने इसको खोला और कुछ पेज पलटे, और ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने उस किताब को नीचे फेंक दिया। इस बात से पिज़ारो और जो व्यक्ति जिन्होंने किताब पकड़ाई थी वो बहुत गुस्सा हुए, और उसी समय पिज़ारो ने वो सारा जो उनका कंटिंजेंट छुपा बैठा था उसको तुरंत अटैक का ऑर्डर दिया, और एक झटके से जो छतों के ऊपर कैनन्स रखी थी उन्होंने फायर किया, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, और उसी के साथ जो उनके राइडर्स यानी जो छोटी मोटी कैवलरी थी जो बिल्डिंग्स में छुपी हुई थी वो घोड़े एक साथ बाहर आए। अब ध्यान रखिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबने आर्मर पहना है, सबके पास स्टील के वेपन्स हैं, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास भाले हैं, और जो घोड़े भी हैं उनके ऊपर भी आर्मर लगा हुआ है। इमेजिन करके देखिए, राजा बीच में खड़े हुए हैं, उनके आसपास कुछ उनके नोबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों से, इनफैक्ट जिंदगी में कभी भी घोड़े नहीं देखे, और अब वो ऐसे जानवर देख रहे हैं जिन्होंने आर्मर पहना हुआ है, उनके ऊपर एक बंदा तेजी से उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये घोड़ा और जो राइडर बैठा है ये एक जीव है। उनको ये पता ही नहीं था कि इंसान अलग है, घोड़ा अलग है। उनको लग रहा था कि ये एक जीव है और इसको रोका नहीं जा सकता, और उनको रोका इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि स्पेनिश लोग तो लेके आए थे अपने स्टील के वेपन्स। पर राजा जी के साथ जो आर्मी आई थी, पहली चीज तो वो सेरेमोनियल आर्मी थी। उसका कारण ये था कि राजा को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई थ्रेट है, तो उनकी जो प्रॉपर आर्म्ड आर्मी थी वो बहुत पीछे थी। इस जो यहाँ पे कैंप में आए थे वो सारे सेरेमोनियल फौजी थे जिनके पास अपने वेपन्स नहीं थे, और वेपन्स होते भी तो खास कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उस जमाने में इनका एम्पायर के पास वेपन्स होते थे पत्थर के, लकड़ी के या ब्रॉन्ज के, जो कि रीजनल फाइट्स में, जो उनकी आपस में फाइट्स होती थी, सिविल वॉर होते थे, उसमें तो काम करते थे क्योंकि सब लोगों के पास वैसे वेपन्स थे। पर ये नए तरह के वेपन्स जो स्पेनिश लोग लेके आए थे, उनके पास कैनन्स थे, गन पाउडर वेपन जो कि होता है, उनके पास आर्मर था, उनके पास स्टील के वेपन्स थे। इस सब का कोई अंदाजा ही नहीं था इनका एम्पायर के फाइटर्स को। तो जब पिज़ारो ने हमला शुरू किया तो कुछ ही घंटों में इन स्पेनिश फाइटर्स ने हजारों आताहुअल्पा के फॉलोअर्स को मार दिया, उनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को मार दिया, और नोबल्स जो उनके आसपास थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे अटैक में एक भी कैजुअलिटी स्पेनिश लोगों की नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने आताहुअल्पा को कैप्चर कर लिया, उनको बंदी बना लिया। जब आताहुअल्पा को एहसास हुआ कि अब उनका बचने का रास्ता नहीं है, तब उन्होंने पिज़ारो से एक डील की। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको एक कमरा भर के सोना दूंगा। उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि तुम अपना एक बंदा खड़ा करो, उसकी जितनी हाइट है उसी के ऊपर उस बंदे की हाफ हाइट और ऐड कर दो, उतनी हाइट भर के एक कमरा तुमको मैं भर के सोना दूंगा, और उसके साथ 2 कमरे भर के चांदी दूंगा। आताहुअल्पा ने देखा था कि ये जो बाहर से लोग आए हैं इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है सोने चांदी, हमारी चमचमाती चीज़ों के लिए, तो उन्होंने इसलिए ये लालच पिज़ारो को दिया। अब पिज़ारो को लगा कि भाई इतना सोना चांदी अगर मैं लेके जाऊंगा अपने स्पेनिश किंग के पास तो बहुत खुश होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए डील, आप हमको ये रैंसम, ये फिरौती दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अब जैसे मैंने कहा इनका एम्पायर बहुत विशाल साम्राज्य था, तो इन्होंने पहले तो आताहुअल्पा को कैप्चर कर लिया, एक बिल्डिंग में उनको बंदी बना लिया, और अब आताहुअल्पा ने अपने जो बंदे थे जो बाहर थे उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि चलिए सारा जो मैंने रैंसम का इनको वादा किया है, जो फिरौती देनी है, उसको इकट्ठा करना शुरू करिए। तो अब पूरे एम्पायर से दूर दूर से कहा मरका में सोना चांदी आने लगा, और इसमें इतना टाइम लग रहा था कि इसमें 8 महीने लग गए। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही कमाल की बात है, आताहुअल्पा बंदी बने हुए थे और उनकी प्रजा जानती थी कि हमारे राजा बंदी बने हुए हैं, पर फिर भी उस बंदी राजा के ऑर्डर्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उस समय इनका एम्पायर के लोगों के मन में ये विश्वास था कि हमारे राजा सेमी डिवाइन है, यानी ये भगवान के पुत्र हैं, इनको, इनकी बात को हम मना नहीं कर सकते, इनको हमको बचाना ही होगा। और अगर आपको सोच के ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो शायद से आपको पता नहीं होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय जो जापान के एम्परर थे उनको लेके भी बहुत लोगों की ऐसी ही मान्यता थी कि ये भगवान के डिसेंडेंट। तो 600 साल पहले इनका एम्पायर के लोगों का अपने एम्परर के प्रति ऐसा लगना कोई हैरानी की बात नहीं है। बहरहाल अब जब 8 महीने पूरे हो गए और जितना सोना उन्होंने कहा था जब उन्होंने पूरा भर दिया कमरा, तब पिज़ारो को डर लगा।
उनको ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि राजा के कुछ बहुत हितैषी हैं, कुछ एक जनरल है जो एक फौज लेके आ रहा है काहामर्का पे हमला करने के लिए, राजा को बचाने के लिए। तो इसीलिए पिज़ारो ने अपना मूड बदल दिया। उसने कहा कि वो आताहुल्पा को मार देगा। आताहुल्पा पे आरोप लगाया गया कि वो उन्होंने हाई ट्रीजन किया है। क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली? उन्होंने अपनी प्रजा को स्पेनिश लोगों के खिलाफ भड़काया है और इसकी सजा होगी मौत। अब आताहुल्पा को ऑफर दिया गया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही अगर आपको हम मारेंगे तो हम आपको जला के मारेंगे, ताकि आपके अंदर की जो इम्प्योरिटी है वो साफ हो जाए। और अगर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपको एक मर्सीफुल डेथ देंगे। और फिर आताहुल्पा क्रिश्चियन बने और फिर गला दबा के उनको मार दिया गया। इस तरह से इनका एम्पायर के शासक की मौत हो गई। इसके बाद स्पेनिश लोगों ने एक पपेट रूलर को इनका एम्पायर की गद्दी में बैठाया और जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे एम्पायर के, उसको एक एक करके कैप्चर किया। जब तक इनका एम्पायर के राजाओं को, उनकी प्रजाओं को पता चल गया कि ये जो हमला कर रहे हैं हम पे, ये एक्चुअली यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, अपनी टेरिटरी बसा के हमारी ज़मीन छीनने के लिए आए हैं, तब उन्होंने बगावत की। पर तब तक स्पेनिश लोग अपना कंट्रोल इस ज़मीन पे बना चुके थे। तो यहाँ पे जो हुआ था 1533 में, उसके वजह से आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक स्पेनिश लोगों का कंट्रोल साउथ अमेरिका पे बना रहा। और इनफैक्ट अगर आप आज भी देखें तो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें एक बहुत बड़ा उनकी संस्कृति पे, उनकी भाषा पे स्पेनिश इन्फ्लुएंस होता है। और इसका कारण यही है कि स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बहुत सारी ऐसी जगहों को कॉलोनाइज किया जहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन रहती थी। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब हर्नांडो कॉर्टेस यानी पिज़ारो के कजिन ने एस्टेक एम्पायर को मारा था और कैसे उनके एम्पायर को स्पेनिश लोगों के साथ जोड़ा था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और डिफ़िकल्ट अचीवमेंट थी जो पिज़ारो ने करके दिखाई। उन्होंने बहुत कम लोगों को लेके इतने बड़े एम्पायर का डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये कैसे हुआ कि 168 लोगों ने हज़ारों की सेनाओं को कैसे ओवरवेल्म कर दिया? टेक्निकल रीजन तो बहुत साफ है। बेटर वेपनरी, मोर एडवांस्ड वेपनरी स्पेनिश लोगों के पास थी। पहला एडवांटेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनके पास गन पाउडर वेपन्स थे। कैनन्स, जब तोपें इन्होंने फायर की तो काहामर्का में जो इकट्ठा हुए थे लोग, उन्होंने इस तरह की आवाज़ें पहले सुनी नहीं थी। ये सब उनके लिए कंप्लीटली अननेचुरल था। तो आवाज़ से जो दहशत हुई वो तो अलग बात है, पर जब वो तोप, उसका गोला जब आके लगा तो एक साथ दर्जनों लोग मारे जा रहे थे। दूसरी चीज़, स्पेनिश लोगों के पास स्टील के वेपन्स थे, उनके पास तलवारें थी, उनके पास भाले थे। और इनके सामने, जैसे मैंने कहा, इनका फाइटर्स के पास ब्रॉन्ज के या फिर पत्थर या लकड़ी के वेपन्स थे, जो कि कोई सामना ही नहीं कर सकते स्टील के वेपन्स का। तीसरी चीज़, स्पेनिश फाइटर्स के पास, यहाँ तक कि उनके घोड़ों के पास भी बेसिक आर्मर था, जिसके वजह से अगर इनका फाइटर्स इन पर अटैक कर भी रहे थे तो उस आर्मर के अगेंस्ट उनके अटैक पूरी तरह विफल हो रहे थे। तो वेपनरी का बहुत बड़ा एडवांटेज स्पेनिश लोगों के पास था। और चौथा एडवांटेज ये था स्पेनिश लोगों के पास कि उनके पास घुड़सवार थे, उनके पास कैवलरी थी। आप सोच के देखिए, आपने देखा ही नहीं है कभी घोड़े को, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई जानवर धरती पे एग्जिस्ट करता है। अब इतना बड़ा शक्तिशाली जानवर, उसके ऊपर एक राइडर बैठा है, राइडर के पास वेपन है, उसने आर्मर पहना हुआ है और वो तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। जो शॉक और जो भय आपको फील होगा, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यही उस समय इनका के फाइटर्स के साथ भी हुआ। उन्होंने कभी घोड़े देखे ही नहीं थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेरिका में घोड़ों को एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हुए हुए 10,000 साल हो चुके थे। तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसे जानवरों को भी एज ए वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से कैवलरी का बहुत भयंकर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इनका फाइटर्स के ऊपर हुआ। पिज़ारो ने जो टैक्टिक लगाई थी यहाँ पे, एक छोटी सी फोर्स को लेके एक बड़ी फोर्स को हराने की, इसको शॉक एंड ऑ कहते हैं। यानी किसी को अचंभा इतना ज़्यादा कर देना कि वो पूरी तरह फ्रीज हो जाए, उसको पता ही ना चले कि उसको करना क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है। यही टैक्टिक यूज़ करके आप एक बहुत छोटी फोर्स को लेके एक बहुत विशाल फोर्स को चैलेंज कर सकते हो और इनफैक्ट हरा भी सकते हो, जो कि इस बैटल में करके दिखाया। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से स्पेनिश लोगों के पास था, वो था उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज। क्योंकि इनका लोगों के पास उस समय कोई ट्रेडिशनल पढ़ने लिखने का सिस्टम नहीं था, तो उनको बहुत सारा दुनिया का ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज थी जो उनके पास नहीं थी। कहते हैं कि हिस्ट्री से इंसान सीखता है, पर आप सोच के देखिए, अगर आपके पास आज किताबें ना हो, आज तो इनफैक्ट बहुत तरीके आ गए नॉलेज
प्राप्त करने के, पर अगर आपके पास कोई भी तरीका ना हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ है? आप गलतियों से सीखेंगे कैसे? तो ये कहा जाता है कि आता हुआल्पा और उनके साथियों को इस बात का उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि एक बार उन्होंने रैंसम स्पेनिश लोगों को दे दिया तो स्पेनिश लोग अपनी बात से मुकर सकते हैं। ये उनको पता ही नहीं था। और एक बार आप ही सोचिए इसके बारे में कि हमको ये सब पता क्यों होता है? हमको पता इसलिए होता है क्योंकि हमने आस-पास ये देखी होती है, कहीं न कहीं सुनी होती है, पढ़ी होती है, पिक्चरों में देखा होता है। हमको इन सारी चीज़ों का एक्सपोज़र होता है। पर ऐसा कल्चर, ऐसे पीपल्स जिन्होंने ये कभी देखा ही नहीं है, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे इस तरह के धोखेबाजी को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो बेटर वेपनरी और बेटर नॉलेज ने दुनिया के बहुत सारे एम्पायर्स को बनाया है और ख़त्म किया है। ये थी कहानी द फॉल ऑफ इंका एम्पायर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।